नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए चंडीगढ़ एमएमएस मामले के 3 आरोपी। विश्वविद्यालय को 6 दिनों के लिए किया गया बंद। प्रशासन ने छात्रों की मानी सभी मांगे। पात्राचाल घोटाले में कम नहीं हो रही संजय राउत की मुश्किलें। कोर्ट ने बढ़ाई 14 दिन की न्यायिक हिरासत। 21 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पहुंचकर ली पार्टी की सदस्यता। पंजाब लोक पार्टी का बीजेपी में विलय। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 300 अंकों की तेजी के साथ 59,141 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 91 अंकों की तेजी के साथ 17,622 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, जिसको लेकर आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और इस मुलाकात के वक्त कई और नेता भी मौजूद रहे। तो बैठक में किन मुद्दों पर हुआ मंथन, इस खबर पर होगी विस्तार से चर्चा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए खुद को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस ने आज इस यात्रा को और आगे बढ़ाया। क्या कुछ हुआ यात्रा के दौरान, इस पर भी होगी बात। साथ ही जानेंगे समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च के बारे में भी, जो आज अखिलेश यादव के नेतृत्व में निकाला गया। इसके अलावा बिहार में खुद को मजबूत करने में लगी बीजेपी को कैसे कमजोर करेगी जेडीयू, ललन सिंह ने बताया प्लान। और बंगाल में टीएमसी ने कैसे बढ़ाई केंद्र सरकार की मुश्किलें, इस पर भी होगी बात। और इन अहम खबरों के अलावा और भी तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। तो दोस्तों, 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी और 19 को परिणाम घोषित किए जाएंगे। यानी साफ है कि अब 1 महीने का भी समय नहीं रह गया है। ऐसे में कांग्रेस तैयारियों में लगी हुई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की अलग अलग इकाइयों की तरफ से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई जा रही है। अब इसी बीच आज शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। क्या है इसके मायने, क्यों हुई ये मुलाकात, कौन कौन हुआ बैठक में शामिल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव से पहले आज पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। बहरहाल उन्होंने ये तो साफ नहीं किया कि उनकी मुलाकात किस मुद्दे पर हुई, लेकिन लोकसभा सांसद थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात ऐसे वक्त में की है जब हाल ही में उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गहमागहमी तेज हो गई है। एक तरफ 6 राज्यों राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात और बिहार ने राहुल गांधी को दोबारा पार्टी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है, तो दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पार्टी में बड़े बदलाव के लिए चलाई जा रही मुहिम का समर्थन किया है। इसके बाद सोनिया गांधी ने थरूर को मिलने के लिए बुला लिया। खबरों के मुताबिक दिल्ली में थरूर और सोनिया गांधी के बीच अहम मुलाकात हुई और कांग्रेस के कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। गौरतलब है कि शशि थरूर के बारे में चर्चा है कि वो भी अध्यक्ष पद की दावेदारी ठोक सकते हैं। दरअसल कांग्रेस में बड़े बदलाव के लिए उदयपुर घोषणा को पूरी तरह लागू करने की मांग जोर शोर से उठ रही है। पार्टी में रचनात्मक सुधारों के लिए युवा कार्यकर्ताओं की ओर से एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत एक अपील पत्र को पार्टी के कई ग्रुपों पर वायरल किया जा रहा है, जिस पर खबर लिखे जाने तक 1500 से ज्यादा लोग हस्ताक्षर कर चुके थे। इस अपील का शशि थरूर ने भी समर्थन किया है और इसे आगे ले जाने की बात कही है। अपील पत्र में कहा गया है कि हम अपने देश की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए पार्टी को मजबूत करने की इच्छा से कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के आगामी चुनाव में उम्मीदवारों से हमारी एक अपील है। इस पत्र में पार्टी के विचार मंथन सत्र के बाद 15 मई 2022 को किए गए उदयपुर घोषणा पत्र के कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इसमें मांग की गई है कि अध्यक्ष के चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार से अपील करते हैं कि वो CWC तक ब्लॉक समितियों से पार्टी के सदस्यों को शामिल करने और पद संभालने के पहले 100 दिनों के भीतर उदयपुर घोषणा को संपूर्ण रूप से लागू करने का सार्वजनिक संकल्प लें। कांग्रेस को जल्द ही अध्यक्ष मिलने वाला है। इसके साथ ही कांग्रेस की नजर अब देश की सत्ता से बीजेपी को हटाने पर भी है, जिसके लिए पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और पार्टी सफल होती दिख रही है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें कांग्रेस को मिल रहा जन समर्थन इसी बात का इशारा है कि यात्रा सफल हो रही है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है। राहुल के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा से हर रोज बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं।
राहुल लोगों के दिलों में अपने लिए खास जगह बना रहे हैं, जो कांग्रेस के जनाधार को और मजबूत कर रहा है। आज की यात्रा के दौरान राहुल ने फिर से युवाओं के साथ संवाद किया, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत का युवा बहुत होनहार है, इनके पास कला है, प्रतिभा है और देश के लोगों के प्रति संवेदना है। दुख ये है कि इन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता, खुशी ये है कि ये हार नहीं मानते और हम इन्हें हारने नहीं देंगे। राहुल अपनी यात्रा के दौरान बार बार पीएम मोदी को बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर घेर रहे हैं। राहुल ने अपने इस ट्वीट के साथ एक और ट्वीट करते हुए लिखा, महंगे दिनों से नाता तोड़ो, अच्छे दिनों के जुमले छोड़ो, सच्चे दिनों के पन्ने जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। राहुल के इन हमलों से बीजेपी भी राहुल पर पलटवार कर रही है, लेकिन बीजेपी के वार पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी जितने हमले राहुल पर करती है, उससे कांग्रेस की विचारधारा और तमाम मुद्दों को जनता के सामने रखने का मौका मिलता है। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही कामयाबी से उत्साहित कांग्रेस अब उन राज्यों में भी पदयात्रा की रणनीति बना रही है जो राहुल गांधी के रूट में नहीं पड़ते। आज जयराम रमेश ने यात्रा को लेकर एक अहम जानकारी ट्विटर पर शेयर की है। उन्होंने लिखा है, 1 नवंबर से असम के धुबरी से सादिया तक 800 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा के बाद अब उड़ीसा में 2300 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की गई है। ये एक परिक्रमा होगी जिसकी शुरुआत 31 अक्टूबर को भुवनेश्वर से होगी। अन्य राज्यों में भी इस तरह के लॉन्च की खबरों की प्रतीक्षा करें। आपको बता दें कि यात्रा अब तक 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है। ये आज सुबह आलपुझा जिले के पुन्नापरा से फिर शुरू हुई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों में पूरी होगी और इसके तहत 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। कांग्रेस की ये यात्रा सफल होती दिख रही है तो कांग्रेस ने अब अगली यात्रा की घोषणा करना भी शुरू कर दिया है और अब कांग्रेस असम और ओडिशा में भी यात्रा निकालेगी। कांग्रेस की यात्रा जनता को ही नहीं, दूसरे दलों को भी प्रभावित कर रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी अब राहुल गांधी की राह पर निकल पड़े हैं और आज सपा ने भी योगी सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। देखिए रिपोर्ट। यूपी में सड़क से लेकर सदन तक जमकर हंगामा बरपा है। विपक्ष का हल्ला बोल हुआ है। सपा ने योगी सरकार के खिलाफ इस कदर हुंकार भरी कि विधानसभा तक गूंज सुनाई दी। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष के तेवर तल्ख दिखे। समाजवादी पार्टी ने योगी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के प्रति अपराधों और कानून व्यवस्था की बदहाली समेत कई मुद्दों को लेकर सपा का विरोध मार्च निकाला जाना था, लेकिन प्रशासन ने इसे बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। अखिलेश यादव तो सरकार के खिलाफ सड़क पर ही बैठ गए। सपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले भी इन सवालों पर धरना देना चाहती थी। हमारे विधायक जाकर सदन के बाहर धरना देना चाहते थे, लेकिन सरकार ने रोक लिया। आज हम लोग पैदल जाना चाहते थे, आज भी रोका गया, लेकिन हम सरकार की साजिशों से डरने वाले नहीं हैं। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में अराजकता की कोई जगह नहीं है। किसी भी दल और व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर उन्होंने अनुमति मांगी होगी तो पुलिस उन्हें उचित सुरक्षा और रास्ता देगी। ये राजनीतिक दलों का दायित्व है कि वो किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगे। बिना जनता को परेशान किए अनुमति देने का काम प्रशासन का है। वहीं लखनऊ ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोरडिया ने बताया कि पैदल यात्रा की जानकारी मिली थी, इसके लिए पहले अनुमति नहीं मांगी गई थी। हमने उनको पहले एक मार्ग निर्धारित करके दिया था जिससे यातायात और अन्य परेशानी नहीं होती। उन्होंने इसे नहीं माना, ऐसे में उनको रोकने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं था। अब योगी सरकार के इशारे पर मार्च को रोक दिया गया, जिसे लेकर बवाल मच गया। खैर, ये बवाल अभी थमने वाला नहीं है। जब तक सत्र चलेगा तब तक विपक्ष सरकार को घेरेगा। योगी सरकार ने सपा के मार्च को रोकने की पूरी कोशिश की। सपा का ये मार्च विधानसभा तक महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर निकाला गया था, लेकिन योगी सरकार ने मार्च को रोक दिया, जिसके बाद अखिलेश ने धरना देकर सरकार को करारा जवाब दिया और अब बिहार में भी बीजेपी को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली गई है। क्या है महागठबंधन की राजनीति, देखिए रिपोर्ट। बिहार में जब से जेडीयू और बीजेपी की राहें अलग हुई हैं, दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं और जेडीयू के इस झटके से बिहार में बीजेपी कमजोर हो गई है, जिसके बाद से बीजेपी अब बिहार में खुद को मजबूत कर रही है, जिसका एक कारण 2024 आम चुनाव भी है, क्योंकि बिहार से ही अब 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और ये मोर्चा संभाला है सीएम नीतीश कुमार ने, जिससे डरी बीजेपी बिहार पर फोकस कर रही है और एक के बाद एक कई दिग्गज बिहार दौरे पर आ रहे हैं
उसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीमांचल में 23 और 24 सितंबर को रैली करने वाले हैं, जिसके बाद अब बीजेपी की इस कोशिश को नाकाम करने और करारा जवाब देने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने महागठबंधन के सभी दलों की संयुक्त महारैली की घोषणा कर दी है। महागठबंधन की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लल्लन सिंह ने ऐलान करते हुए कहा, गृह मंत्री बिहार में 23-24 सितंबर को रैली कर रहे हैं। हमारी पार्टी इसके बाद सीमांचल में महारैली का आयोजन करने वाली है। हम महारैली के माध्यम से भाजपा को जवाब देना चाहते हैं। इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत बनाने के लिए महारैली का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही जेडीयू अध्यक्ष ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये रैली कर बीजेपी बिहार के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उनकी मंशा है कि ध्रुवीकरण हो, ऐसा करके वो चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की महागठबंधन की सरकार पूरी तरह से सचेत है, उनकी कोई मंशा सफल नहीं होगी। मिली जानकारी के मुताबिक इस रैली का प्रस्ताव जेडीयू ने अन्य घटक दलों के साथ सामने रखा था। आरजेडी से लेकर तमाम पार्टियों ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। महागठबंधन सीमांचल में बड़ी रैली करेगा, ये तैयारी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए की जा रही है, जिसका एकमात्र कारण है बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करना। क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार अपनी मनमानी कर रही है और केंद्र की इसी मनमानी को आज बंगाल विधानसभा में उठाया गया और सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। गैर बीजेपी शासित राज्यों में इन दिनों सीबीआई से लेकर ईडी की कार्रवाई जोरों पर है। खासकर ममता के गढ़ में कभी सीबीआई पूछताछ करती है तो कभी ईडी छापेमारी करती है, जिसे लेकर सूबे की सियासत गर्माती जा रही है। लेकिन ममता ने अपने गढ़ में मोदी सरकार की सेंधमारी को रोकने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया है। दरअसल आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा का सत्र बुलाया गया था। इस दौरान केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया गया। सूत्रों के अनुसार निंदा प्रस्ताव पेश किए जाने के समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विधानसभा में मौजूद थी। प्रस्ताव में बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्रीय एजेंसी राज्य में मुख्य विपक्षी दलों के विधायकों और नेताओं के प्रति नरमी दिखा रही है, जिनके खिलाफ कई शिकायतें हैं। राजनीतिक रूप से जीतने में असमर्थ होकर एजेंसी का बदला लेने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। अलग जगहों पर सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश चल रही है, कहीं प्रताड़ना की जा रही है। विरोधी दल के नेताओं को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, लेकिन हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि बंगाल का आज का दिन दुर्भाग्यपूर्ण है। चोरों की सभा आज प्रस्ताव ला रही है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। ये अकल्पनीय है, लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है, सब बदल जाएगा। अब टीएमसी के प्रस्ताव से बीजेपी का बौखलाना लाजमी है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्षी पार्टी क्या कदम उठाती है। बंगाल विधानसभा में आज केंद्र की सेंधमारी को रोकने के लिए टीएमसी की तरफ से प्रस्ताव पेश किया। बंगाल में बीजेपी को करारा झटका लग गया है। ठीक उसी तरह आज महाराष्ट्र में भी बीजेपी को करारा झटका लगा है और इस झटके ने बता दिया कि अभी भी राज्य में महाविकास आघाड़ी गठबंधन ही जनता की पहली पसंद है। आखिर कैसे, देखिए रिपोर्ट। शिवसेना की विभाजन का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। कभी राज्य में मजबूत पार्टी रही, अब कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन शिवसेना की फूट का फायदा बीजेपी को भी नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र की जनता ने साफ कर दिया है कि अभी भी राज्य में महाविकास आघाड़ी गठबंधन ही उसकी पहली पसंद है और ये ग्राम पंचायत चुनावों के परिणाम में भी सामने आया है। राज्य की 608 ग्राम पंचायत सीटों के लिए हुए चुनाव की आज गिनती हुई और अब तक घोषित 495 सीटों के परिणामों में महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने बीजेपी गठबंधन को पीछे छोड़ दिया है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 223 सीटों पर जीत मिली है तो बीजेपी का गठबंधन सिर्फ 184 सीटें ही जीत पाया है। निर्दलीय और अन्य के हिस्से में 88 सीटें आती दिख रही हैं। चुनाव परिणाम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती जरूर दिख रही है, लेकिन एनसीपी भी उससे ज्यादा पीछे नहीं है। अब तक घोषित चुनाव परिणामों में बीजेपी को 143, शिंदे गुट को 41 सीटें मिली हैं, जबकि एमवीए गठबंधन में एनसीपी को 127, कांग्रेस को 59 और उद्धव ठाकरे गुट को 37 सीटों पर जीत मिली है। चुनाव परिणाम से साफ है कि अगर शिवसेना के दोनों गुट मिलकर चुनाव लड़ते तो उन्हें फायदा होता। अलग अलग चुनाव लड़ने का दोनों को ही नुकसान हुआ है। दूसरी ओर एनसीपी ने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी मजबूती को एक बार फिर से साबित कर दिया है। चुनाव नतीजों के बाद साफ हो गया है कि शिवसेना को तोड़कर बीजेपी भले ही सत्ता में आ गई हो, लेकिन राज्य की जनता अभी भी एनडीए गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात बंगाल के नए राज्यपाल की हरकत की। कोलकाता के सॉल्ट टेक स्टेडियम में डूरंट कप फुटबॉल का फाइनल मुकाबला खेला गया।
फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी को 2-1 से हरा दिया और पहली बार खिताब पर कब्जा किया। लेकिन इस मुकाबले के बाद कुछ ऐसा हुआ जो अब चर्चा का विषय बन गया है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल विवादों में फंस गए हैं। मैच से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी का है। तो क्या है इस वीडियो में, देखिए ये रिपोर्ट। खिलाड़ी कैसा भी प्रदर्शन करे, लेकिन प्रचार किसको मिलना है ये ताकतवर लोग तय करते हैं। मुकाबले में टीम कोई भी जीते, लेकिन पुरस्कार वितरण में फोटो मंच की शोभा बढ़ाने वाले अतिथियों के खींचने चाहिए। खिलाड़ियों का काम तो सिर्फ खेलना होता है। दरअसल फोटो को लेकर ये विवाद छिड़ा है डोरंडर कप के खिताबी मुकाबले के बाद। खिताबी मुकाबले में बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी को 2-1 से हरा दिया। इसके बाद पुरस्कार वितरण के दौरान जो कुछ हुआ उसे लेकर अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल प्रेजेंटेशन सेरेमनी के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में विजेता टीम के कप्तान सुनील छेत्री को स्टेज पर बुलाकर उन्हें ट्रॉफी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ला गणेशन भी स्टेशन पर दिखाई दे रहे हैं। वो छेत्री को ट्रॉफी दे रहे हैं। ट्रॉफी लेते समय छेत्री ला गणेशन के सामने आ गए। इसके बाद गणेशन ने सुनील छेत्री के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपने सामने से हटा दिया, जिस कारण से सुनील छेत्री ने एक हाथ से ट्रॉफी पकड़े हुए फोटो खिंचवाते रहे, जबकि राज्यपाल दोनों हाथों से ट्रॉफी पकड़े हुए थे। सिर्फ छेत्री के साथ ही ये नहीं हुआ, बल्कि फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले शिव शक्ति के साथ ही ये सब कुछ दोहराया गया। शिव शक्ति को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, लेकिन जब वो पुरस्कार लेने पहुंचे तो उन्हें किनारे हटाया गया। अवार्ड लेते समय शिव शक्ति को भी धक्का देकर किनारे कर दिया गया और उन्होंने भी एक हाथ से ही अपना अवार्ड लिया। खिलाड़ियों के अपमान का ये वीडियो सामने आने के बाद राज्यपाल को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इंटरनेट पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, फैंस का गुस्सा फूट गया। लोग जमकर इस पर कमेंट कर रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि डोरंडर कप जीतने पर राज्यपाल को बधाई। कई यूजर्स ने राज्यपाल से माफी मांगने की मांग की है। पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि ये शर्मनाक है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।